आज हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक में यानी इस वीडियो में देखेंगे बजट 2021-22। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बजट 2021-22 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण एग्ज़ाम फैक्ट जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। और यह वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं। फिर एक बार आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले एजुकेशनल वीडियो के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे बजट 2021-22। बजट 2021-22 में आम बजट 2021-22 भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। यह जो बजट था 2021-22 का बजट वह भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। और यह बजट जो है वह 1 फरवरी 2021 में संसद में पेश किया गया। 2021 को संसद में पेश किया गया। हर साल बजट को फरवरी महीने में पेश किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि यह जो बजट था वह भारत का पहला पेपरलेस बजट था। भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन था? तो बजट 2021-22 जो था वह भारत का पहला पेपरलेस बजट था जो 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं कि यह जो बजट था वह एक टैबलेट को लाल कवर में लाया गया था और इसी से 2021-22 का बजट जो है वह पढ़ा गया था। यह जो टैबलेट था उसको लाल कवर में लाया गया था और उसी से 2021-22 का बजट जो था उसको पढ़ा गया था। 2021-22 के बजट के थीम क्या था? तो 2021-22 का जो बजट था उसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। 2021-22 के बजट के थीम है आत्मनिर्भर भारत। इस बजट में हम लोग आगे देखेंगे कि यह जो बजट था उसके अनुसार 2021 हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण मील के पत्थर के वर्ष में शामिल होगा। 2021-22 का जो बजट था वह 2021 के लिए मील का पत्थर के रूप में शामिल होगा। यह बजट था आज़ादी के 75 साल पूरा हुआ था 2021 में और भारत में गोवा के विलय का भी 60 साल हो गया था। और 1971 के भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसका भी 50 साल पूरा हो गया था। 2021 बजट का यह मुख्य भूमिका है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत में गोवा के विलय का 60 बरस हो गया था और भारत पाकिस्तान जो 1971 में युद्ध हुआ था उसका भी 50 साल हो गया था और आज़ादी के बीते हुए 75वां वर्ष था 2021। स्वतंत्रता की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा 2021-22 का बजट और चंद्रयान 3 मिशन का भी वर्ष है 2021-22 का बजट। हरिद्वार महाकुंभ का वर्ष होगा 2021-22 का बजट। यह बजट के मुख्य भूमिका में है। कुल इस बजट में 2021-22 के बजट में कुल 34.83 लाख करोड़ का यह बजट था। यह जो बजट पेश किया गया 21-22 का बजट वह 34.83 लाख करोड़ का यह बजट था। कुल प्राप्तियां कितना होगी? तो 21-22 के बजट में कुल प्राप्तियां जो है 34,83,236 करोड़ रुपया। 34,83,236 करोड़ रुपया। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है। तो राजस्व प्राप्ति जो है वह 17,88,424 करोड़ रुपया। राजस्व प्राप्ति होता क्या है? राजस्व प्राप्ति उसको कहते हैं जो सरकार के द्वारा वसूले गए सभी तरह का टैक्स, शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज, इसको इंग्लिश में हम लोग रेवेन्यू बोल सकते हैं। और दूसरा जगह देखेंगे पूंजी प्राप्तियाँ। पूंजी मतलब कुल प्राप्ति हुआ था 34,83,236 करोड़ में राजस्व प्राप्ति था 17,88,424 और पूंजी प्राप्ति था 16,94,812 पूंजी प्राप्तियाँ था। पूंजी प्राप्ति क्या है? राजस्व प्राप्ति के बारे में जान गए। राजस्व प्राप्ति के मतलब होता है सरकार के द्वारा वसूले गए सभी तरह का टैक्स या फिर शुल्क जो निवेशों पर या फिर प्राप्त व्यय पर, इसको इंग्लिश में रेवेन्यू बोल सकते हैं। यह राजस्व प्राप्ति हुआ। और पूंजी प्राप्ति जो था वह सरकार के द्वारा बाजार से लिया गया ऋण जो है वह पूंजी प्राप्ति होता है। बाजार से लिया गया ऋण मतलब उधारी किसी से लिया गया, कोई कंपनी से या फिर
और उसको निवेश के जरिए प्राप्त आमदनी, जैसे आरबीआई से लिया गया उधारी या फिर निवेश के प्राप्त आमदनी पूंजी प्राप्ति कहलाता है। पूंजी प्राप्ति कितना था? तो 16,94,812 करोड़ रुपया। कुल खर्चा कितना होगा इस बजट में? कुल खर्चा कितना होगा, कितना करोड़ रुपया खर्चा होगा इस बजट में? तो इस बजट में जो कुल खर्चा है वह 34 करोड़ 83 लाख 2,236 करोड़ रुपया कुल खर्चा होगा। आगे देखेंगे राजस्व खर्चा कितना होगा। तो राजस्व खर्चा जो है वह 29 लाख, राजस्व खर्चा कितना है? तो राजस्व खर्चा जो है वह 29,29,000 करोड़ है। बात करते हैं यहाँ राजस्व खर्चा होता क्या है। तो राजस्व खर्चा जो है वह सरकारी विभागों और सेवाओं पर जो खर्च होता है, यानी सब्सिडी पर होने वाला व्यय जो है उसको राजस्व खर्चा बोला जाता है। और पूंजी प्राप्तियाँ जो है, पूंजी प्राप्तियाँ कितना है? तो पूंजी प्राप्तियाँ है 5,54,236 करोड़, 5,54,236 करोड़ पूंजी प्राप्तियां हैं और राजस्व खर्चा है 29,29,000 करोड़। आगे बात करते हैं हम लोग बजट घाटा। बजट घाटा कितना अनुमानित किया गया 2021-22 का, कितना बजट घाटा आया है? तो बजट घाटा जो है वह शून्य है, क्योंकि बजट घाटा बराबर होता क्या है कि कुल प्राप्तियां माइनस कुल खर्चा। तो कुल प्राप्तियां था 34,83,236 और खर्चा भी हुआ 34,83,236 बराबर कितना हुआ? 0। यहाँ पे देखिए कुल प्राप्तियाँ 34,83,236 माइनस 34,83,236 बराबर 0। और आगे देखेंगे कि सरकार का लक्ष्य क्या है 2021-22 के बजट में। सरकार का लक्ष्य क्या है? तो 2021-22 का जो बजट है वह 2025-26 तक राजकोषीय घाटा का जीडीपी का 4.5% तक लाना सरकार का लक्ष्य है। विभिन्न राज्यों को राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी 3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। 2023-24 तक क्या हुआ है? 2021-22 के बजट में यह घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि जितने भी राज्य हैं या राज्यों का राजकोषीय घाटा जो है, जिसको जीएसडीपी बोला जाता है, उसको 3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अनुमानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं कि बजट 2021-22 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भाषा अनुवाद। 2021-22 का चर्चा में था। यह शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत के प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इंटरनेट पर क्या उपलब्ध कराया जाएगा? राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। यह इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को, इसको NTLM बोला जाता है। आगे देखेंगे बजट के अनुसार भारत में कितने लोग ITR, बजट के अनुसार भारत में कितने लोग ITR रिटर्न, आयकर रिटर्न जो है वह फाइल करने लगे हैं। तो 6.5 करोड़ लोग जो हैं वह भारत में ITR आयकर रिटर्न जो है वह फाइल करने लगे हैं। इनमें 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग ITR माफ़ किया गया है और छूट दिया गया है 2021-22 के बजट में। 2021-22 के बजट में कहा गया है कि जिनका उम्र 75 वर्ष से अधिक है वह आयकर रिटर्न को ना भरें, उनको छूट दिया गया है। आगे बात करते हैं बजट 2021-22 के अनुसार लॉकडाउन के समय, बजट 2021-22 के अनुसार लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू किया है। उस योजना का नाम है गरीब कल्याण योजना। इसे 5 मिनी बजट के तहत 2.76 लाख करोड़ रुपए यानी कि 80 मिलियन परिवारों को कुकिंग गैस दी गई है। बजट 2021-22 के अनुसार लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के तहत
यह घोषित किया है कि 5 मिनी बजट के तहत 2.76 लाख करोड़ रुपए यानी कि 60 मिलियन परिवारों को कुकिंग गैस दिया गया है। 400 मिलियन से अधिक गरीबों को नगद राशि मुहैया कराया गया है लॉकडाउन में, और 800 मिलियन लोगों को मुफ्त में भोजन दिया गया है इस लॉकडाउन में। यह बजट 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, बोला गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि बजट के अनुसार, इस बजट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 चरणों में लॉन्च किया गया है। जो आत्मनिर्भर, इसका जो मोटो है, इसका जो 2021-22 का बजट का जो मोटो है, जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, उसका पैकेज जो है वह 3 चरणों में लॉन्च किया गया। पहला चरण में क्या था कि ANB 1.0 इसको 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया। दूसरा ANB आत्मनिर्भर भारत, ANB के मतलब हुआ आत्मनिर्भर भारत 2.0 12 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। और तीसरा जो था आत्मनिर्भर भारत 3.0 वह 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज था वह 3 चरणों में लॉन्च किया गया। पहला चरण था 12 मई 2020 को, और दूसरा चरण था 12 अक्टूबर 2020 को, और तीसरा चरण था 12 नवंबर 2020 को। तीनों चरणों के तहत कुल 27.1 लाख करोड़ रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में GDP का 13% जो रुपया है वह इन तीनों चरणों के द्वारा खर्च किया गया। आगे बात करते हैं हम लोग। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो था वह 3 चरणों में आया था, 12 मई, 12 अक्टूबर और 12 नवंबर को। आगे देखेंगे बजट 2021-22 के अनुसार अगले 5 सालों में, बजट 2021-22 के अनुसार अगले 5 सालों में 400 करोड़ रुपए के डीप ओशियन मिशन क्या है, तो गहरे सागर मिशन की शुरुआत की जा रही है। गहरे सागर डीप ओशियन मिशन का लक्ष्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो डीप ओशियन मिशन का उद्देश्य है कि गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को अंजाम दिया जा सके। इस मिशन के तहत, डीप ओशियन मिशन के तहत गहरे सागर में सर्वेक्षण और अन्वेषण का अंजाम दिया जा सके। आगे हम लोग बात करते हैं कि बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कितना रुपया आवंटन किया गया है। तो बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 22,03,846 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। 22,03,846 करोड़ रुपया जो है वह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन किया गया है। पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यय में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ है, तो पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण पर जो है 137% की बढ़ोतरी हुई है 2021-22 के बजट में। आगे हम लोग बात करते हैं कि बजट 2021-22 से कोविड-19 के वैक्सीन के लिए कितना करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। तो बजट 2021-22 के तहत कोविड-19 जो वैक्सीन है उसके लिए 35,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। इस बजट के द्वारा सरकार 6 सालों के लिए 64,180 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ला रही है। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना का तोहफा में क्या देखेंगे कि अगले 6 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और नई बीमारियों पर ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा होगा और यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी। बजट 2021-22 में ऐसा घोषणा किया गया है कि 6 सालों के लिए 64,180 करोड़ रुपए जो है वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए लाएगी, आवंटन करेगी। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने 2 कार्यक्रम अभियान को विलय करके एक कार्यक्रम ला रही है। 2021-22 के बजट में यह घोषणा किया गया है कि भारत सरकार 2 कार्यक्रम को विलय करके मिला करके एक कार्यक्रम ला रही है।
एक कार्यक्रम ला रही है, दोनों वह कार्यक्रम क्या है तो मिशन पोषण 2.0 ला रही है। दो ऐसे कौन से अभियान है जिसको विलय किया गया, तो दोनों अभियान को हम यहाँ देखेंगे। पहला अभियान है संपूरक पोषण कार्यक्रम, संपूरक पोषण कार्यक्रम को और पोषण अभियान को, संपूरक पोषण कार्यक्रम को और पोषण अभियान को दोनों को मर्ज करके एक अभियान लाई है, एक कार्यक्रम लाई है जिसका नाम है मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0। और मिशन पोषण जो है वह भारत के 112 उन्नत जिलों में शुरू किए जाएंगे। मिशन पोषण इन्वेस्ट इंडिया, मिशन पोषण 2.0 जो है भारत के, आगे बात करते हैं कि सरकार ने, भारत सरकार ने अगले 5 सालों के लिए जल जीवन मिशन शहरी के लिए कितना रुपया परिव्यय किया है, तो 2,88,000 करोड़ रुपया जो है वह अगले 5 सालों के लिए जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार ने परिव्यय किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि सरकार ने 5 सालों के लिए 2021 से लेकर के 2026 तक शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितना करोड़ रुपए की परिव्यय करेगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए भारत सरकार कितना रुपया परिव्यय करेगी, तो 1,41,678 करोड़ रुपए का परिव्यय करेगी भारत सरकार 5 सालों के लिए, यानी 2021 से लेकर के 2026 तक के लिए शहरी भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए लाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत सरकार अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कौन सी नीति की घोषणा की है, तो भारत सरकार जो है वह स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। यह नीति क्यों लाया गया है? स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है वह अनुपयुक्त वाहन है, जो बेकार गाड़ी है उसको चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए यह योजना लाया गया है, यह घोषणा किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इस नीति के अनुसार कि जो व्यक्तिगत वाहन है उसको 20 वर्ष के बाद, वाणिज्यिक वाहन है उसको 15 वर्ष के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर से फिटनेस जांच करवानी होगी। जो व्यक्तिगत वाहन है उसको 20 साल के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों से फिटनेस का जांच करवाना होगा, और जो वाणिज्यिक वाहन है उसको 15 साल के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस का जांच करवाना होगा। आगे हम लोग देखेंगे 2021-22 के बजट में टेक्सटाइल जो कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए 2021-22 में मित्रा स्कीम बजट का चर्चा रहा। 2021-22 के बजट में मित्रा स्कीम को लेकर के इस बजट में चर्चा रहा। यह चर्चा क्यों था, तो टेक्सटाइल या फिर कपड़ा को लेकर के, मित्रा के मतलब है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। आगे बात करते हैं, रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय को अभी तक इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया गया है। रेलवे मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय को अभी तक के बजट में 2021 का जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा इतिहास में बजट आवंटन किया है इस बजट में। तो हम लोग देखेंगे कि कितना कितना इन सबों को मिला है। रेलवे के लिए 1,55 करोड़ रुपए, 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे के लिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए कितना मिला है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपया दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपया। बजट 2021-22 के अनुसार देश में प्रतिदिन 22 किलोमीटर लंबी रोड बनाई जा रही है। बजट 2021-22 में कहा गया है कि देश में प्रतिदिन 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है।
भारत सरकार के द्वारा पूर्व से संचालित योजना में सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किस योजना में किया गया है? भारत सरकार के द्वारा पूर्व से संचालित जो योजना है उसमें सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किस योजना में किया गया? तो मनरेगा में किया गया है 73,000 करोड़ रुपया। मनरेगा में किया गया है सबसे ज़्यादा योजना का आवंटन। आगे हम लोग देखेंगे PLI स्कीम। PLI स्कीम या फिर योजना कितने सेक्टर के लिए लाया गया है? तो यह 13 सेक्टरों के लिए। PLI स्कीम क्या है? PLI स्कीम के तहत इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। PLI योजना के तहत विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक चैंपियन बनने के लक्ष्य है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बन सकती है। PLI स्कीम के तहत आगे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बजट 2021-22 में विशेष चर्चा में रहा। इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इस इंडेक्स को WIO के द्वारा WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बजट 2020-21 यह चर्चा में रहा या WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बजट 2021-22 में कि इस बजट में 2021-22 के बजट में रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यह स्कीम किसके लिए लाया गया है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए यह स्कीम लाया गया है। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लाया गया है। 2021-22 के बजट में आगे हम लोग देखेंगे कि बजट जो है 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब तक कितने उत्पादों को शामिल किया जाएगा? तो ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब तक 22 उत्पादों को शामिल किया जाएगा। और ऑपरेशन ग्रीन में पहले 3 गो उत्पाद था, आलू, प्याज और टमाटर। आलू, प्याज और टमाटर ये तीनों पहले इसमें शामिल थे, लेकिन बजट 2021-22 में कहा गया है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब 22 उत्पादों को शामिल किया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करेगी? भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेलवे योजना कब तक तैयार करेगी? तो इसका उद्देश्य है 2030 तक एक राष्ट्रीय रेल योजना बनाने का। रेलवे तंत्र के द्वारा यह सृजित किया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं 2021-22 के बजट में मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। इस बजट के तहत मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो के तहत सरकार मेट्रो रेल के लिए किस नई टेक्नोलॉजी को भारत में लाएगी? तो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो जो है यह टेक्नोलॉजी भारत में लाई जाएगी मेट्रो रेल के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी? बजट 2020-21 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस लाइन पाइप परियोजना शुरू की जाएगी? तो यह जो है वह जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर इसका होगा। आगे हम लोग देखेंगे बजट 2021-22 में 2021-22 के अनुसार एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार करने जा रही है। इसे किस एक्ट को मिला करके बनाया जा रहा है? एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार करने जा रही है बजट 2021-22 के अनुसार। यह किस एक्ट को मिला करके बनाया जा रहा है? तो सेबी का एक्ट है 1982, उसको मिला करके बनाया जा रहा है। और डिपॉजिटरी एक्ट था 1996, इसको मिला करके बनाया जा रहा है। और सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट था 1956, उसको मिला करके बनाया जा रहा है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट था 2007, उसको मिला करके बनाया जा रहा है एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। इन चारों को मिला करके बनाया जा रहा है एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड।
बजट 2021-22 के अनुसार। आगे हम लोग बात करते हैं कि बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को लाभ पहुंचा है। पहले से 8 करोड़ लाभार्थी को लाभ मिल चुका है उज्ज्वला योजना के तहत। आगे हम लोग बात करते हैं बजट 2021-22 के अनुसार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है उसको देखेंगे। बजट 2021-22 के अनुसार सरकार के आगामी लक्ष्य जो है उसको देखेंगे। तो सरकार के आगामी जो लक्ष्य है वह है कि ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है और रेलवे का माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% से 45% करने का लक्ष्य जो है वह भी 2023 तक रखा गया है और राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2023-30 तक रखा गया है। और गगनयान मिशन के तहत मानव रहित पहला लॉन्च किया गया है दिसंबर 2022 में। राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य 2025-26 तक रखा गया है। यह भारत सरकार के आगामी लक्ष्य है। बजट 2021-22 में ऐसा कहा गया है कि राज्यों के राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% तक लाने का लक्ष्य 2023-24 तक रखा गया है। देश में नया सीमा शुल्क लाने का लक्ष्य अक्टूबर 2021 तक रखा गया है। शिप रिसाइकलिंग यार्ड को कैपेसिटी को दोगुना करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है बजट 2021-22 में। आगे हम लोग बात करते हैं बजट 2021-22 के आंकड़े, संशोधित अनुमान और बजट के अनुमान क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बजट 2020-21 का संशोधित अनुमान और बजट 2021-22 का बजट अनुमान दोनों को हम तुलना करेंगे। तो फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5%, कुल जो है वह 18,48,655 करोड़ 18,48,655 करोड़ जो था वह 2020-21 का संशोधित अनुमान था। और 2021-22 का कितना है तो 2020-21 में 9.5% था, लेकिन 2021-22 में 6.8% है। और कुल जो है, कुल कितना है बजट का अनुमान तो 15,68,112 करोड़। आगे हम लोग बात करते हैं राजस्व घाटा को लेकर के, रेवेन्यू डिफिसिट को लेकर के। राजस्व घाटा जो था 2020-21 का संशोधित अनुमान था 7.5%, जीडीपी का 7.5%। और कुल में देखेंगे तो 14,55,989 करोड़। और फिर यहाँ जीडीपी 2021-22 बजट के अनुमान कितना लगाया गया है तो 5.1%, कुल 11,40,576 करोड़ रुपया। आगे बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। यह 2020-21 में 6.3 था, कुल 6.3, और कुल जो था 12,25,613 करोड़ था 2021-22 का जीडीपी का संशोधित अनुमान। लेकिन 2021-22 के बजट का अनुमान है 4.1%। कुल देखेंगे प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा कितना था 2020-21 जीडीपी का 5.9% और कुल था 11,55,755 करोड़। लेकिन 2021-22 का जीडीपी का अनुमानित है 3.1%, कुल है 6,97,111 करोड़ रुपया। आगे देखेंगे कहते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। रुपीज कम फॉर बजट 2021-22 और बजट 2021-22 में देखेंगे कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है उसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उधार और अन्य देयता से रुपया जो है वह 36 पैसा आता है। 1 रुपया में कितना पैसा आता है उसको मतलब अनुमानित ऐसा किया जा रहा है कि जो 1 रुपया होता है उसमें से उधार और अन्य देयता जो है उससे 36 पैसे आते हैं। और रुपया जाता कहाँ है
तो 1 रुपया जो है वहाँ से पेंशन में 5 पैसा जाता है और अन्य व्यय के लिए 10 पैसा जाता है और केंद्र शासित परियोजना योजना के लिए 9 पैसा जाता है और केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए 13 पैसा जाता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है वह 16 पैसा है 1 रुपया में। ये सब जो है आंकड़े वह 1 रुपया में पैसा के रूप में आंकड़े हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10 पैसे जाते हैं और आर्थिक सहायता के रूप में 9 पैसा जाता है और रक्षा के लिए 8 पैसा जाता है और ब्याज अदायगी में 20 पैसा जाता है। टोटल मिलाएंगे तो आपको 1 रुपया हो जाएगा। इतना पैसा 1 रुपया में मतलब इतना पैसा चला जाता है। आता कहाँ से उसको देखेंगे। निगम कर से आता है 13 पैसा, उधार और अन्य देयता से आता है 36 पैसा, आय कर से आता है 14 पैसा, सीमा शुल्क से आता है 3 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है 8 पैसा, माल और सेवा कर से आता है 15 पैसा और विभिन्न कर से आता है 6 पैसा और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से आता है 5 पैसा। इन सब को जोड़ेंगे तो आपको 1 रुपया हो जाएंगे। इतना पैसा आता है इधर और इतना पैसा जाता है। रुपए आने का टॉप 3 स्रोत है, उधार और अन्य देयता और जीएसटी और आयकर। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वह उधार अन्य देयता फिर जीएसटी और फिर आयकर से आता है। लेकिन रुपए व्यय का टॉप 3 गो स्रोत है। जो पैसा जाता है उसको 3 गो सबसे मुख्य जो है वह स्रोत है जिससे सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, करों और शुल्कों में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है और राज्यों का हिस्सा में और केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं बजट 2021-22 में कुछ अन्य तथ्यों को। बजट 2021-22 में कुछ अन्य एग्जाम फैक्ट को देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सरकार विनिवेश से वर्ष 2021-22 में कितने रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। तो विनिवेश से जो है 1,75,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है भारत सरकार ने। आगे हम लोग देखेंगे कि स्वामित्व योजना जो है बजट 2021-22 में चर्चा में क्यों रहा। स्वामित्व योजना बजट 2021-22 में चर्चा में क्यों रहा। तो गांवों में इस योजना के अंतर्गत संपत्तियों के मालिकों को उनके अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं, इसलिए स्वामित्व योजना जो था वह चर्चा में रहा 2021-22 में। आगे देखेंगे ई नाम के तहत ई नाम के तहत कितने और कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा। तो 1000 और कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा ई नाम के तहत। आगे हम लोग बात करते हैं बजट 2021-22 में। बजट 2021-22 में चर्चा में या विवाद विश्वास स्कीम क्या है वह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा 2021-22 के बजट में। तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है वह पुराने टैक्स से जुड़े विवाद को निपटारा करने से संबंधित है, विवाद से विश्वास स्कीम तक। आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्ष 2021 में भारतीय इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना के लिए सरकार को कितने बजट आवंटित किए। तो बजट पहली डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने बजट आवंटन जो है वह 3768 करोड़ रुपया किया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि बजट 2021 में भारत के आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह 30,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया। आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपया से बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपया। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत सरकार सब्सिडी के रूप में सबसे ज़्यादा आवंटन किसमें की है। भारत सरकार सब्सिडी के रूप में सबसे ज़्यादा आवंटन जो है वह खाद्य से, उर्वरक से और पेट्रोलियम से की है। आगे बात करते हैं बजट 2021-22 में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट जो है वह आवंटित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो है वह 34,300 करोड़ रुपया बजट जो है वह आवंटित किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं बजट 2021-22 में कि गगनयान जो है, गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4 यात्री को रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है गगनयान मिशन के तहत। रूस में 4 यात्री को प्रशिक्षण दिया जा रहा है रूस में गगनयान मिशन के तहत। आगे हम लोग बात करते हैं कि बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के किस तरह का जीडीपी की अनुमानित की गई है। 2021-22 का जो बजट है वह भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह का जीडीपी के वृद्धि अनुमानित की गई है। तो V शेप के वृद्धि को अनुमानित किया गया बजट 2021-22 में। आगे हम लोग बात करते हैं कि इस बजट में एक नई हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च क्यों किया गया हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च क्यों किया गया? तो हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च जो है वह प्रदूषण कम करना और स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को प्रदूषण कम करना और स्वास्थ्य के लेकर के हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने से लिए यह महत्वपूर्ण आंकड़े 2021-22 के थे, बजट 2021-22 के थे। आगे हम लोग बात करते हैं बजट 2021-22 के अनुसार जीडीपी का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत जाएगा? तो 6.8%। बजट 2021-22 का जीडीपी का राजस्व घाटा कितना है? तो 5.1%। बजट 2021-22 के अनुसार जीडीपी का प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो 4.1%। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 3.1%। ये सब आंकड़े जो है बजट 2021-22 के हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बजट 2021-22 के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। बजट 2021-22 के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे और तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीविड पार्क लगाया जाएगा। सीविड फार्मिंग के उत्पादन को लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। बजट 2021-22 के तहत ये सब आंकड़े हम लोग देख रहे थे। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहां से मिल जाएगा। आप इसका पीडीएफ फेसबुक से, इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, नीचे लिंक दिया गया है। इन सारे वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।